हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बिहार का जो स्टेट है, हम शिक्षण कला एवं दक्षता कक्ष के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये इसमें 30 नंबर जो हैं वो हमारे आते हैं, यानी 30 नंबर हमारा अनिवार्य है। और तो जो भी नंबर हमारा इसमें आता है तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे, शिक्षण कला एवं दक्षता के बारे में। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो 18 तारीख यानी 18 सितंबर 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो उसके जो पहले क्वेश्चन है वह है तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तथ्य से संबंधित कौन सा ज्ञान है? तो आंसर इसमें दिया है सी, यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान है। यानी तथ्य से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। और प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ यानी कि कुछ ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभव को कहते हैं। ठीक है, और इस अनुभव को प्रक्रिया ज्ञान का एक लाभ है। इससे इंद्रियों शामिल हो सकती हैं, जैसे व्यवहारिक अनुभव, समस्याओं को हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समाधान की सीमाओं का समझ आदि। इस प्रकार प्रक्रियात्मक ज्ञान अक्सर सिद्धांत एवं तथ्य को ग्रहण करती है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तत्वों को एकत्रित कर नवीन रूप को आकार देता है। यानी तत्वों को जब एकत्रित कर क्या नवीन आकार देता है, तो वह है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देने की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें छात्र ज्ञान तथा बोध के आकार का सृजनात्मक योग्यता का उपयोग करते हुए नवीन प्रत्यय या वस्तु का निर्माण करता है। इसमें एकीकरण एवं संपूर्ण पर विशेष बल देते हुए छात्र की सूझबूझ सृजनता को विकसित करने का ध्यान दिया जाता है, जैसे निष्कर्ष निकालना, समन्वयीकरण करना, सारांशीकरण, नवीन योजनाओं बनाना आदि। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक सामाजिक कौशल संयोजन कार्य योजना में विकसित नहीं होती। तो क्या नहीं होती? सुनना, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, ये तीनों होती है लेकिन प्रोत्साहन नहीं होती है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल, चारित्रिक विकास, एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से प्रोत्साहन विकसित ये सारी होती है, लेकिन प्रोत्साहन विकसित नहीं होती है। जबकि सुनना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहयोग, समाधान, प्रतिस्पर्धा आदि ये सब गुण विकसित होते हैं, है ना। और चौथा है, सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि क्या है? सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि क्या है? तो इसमें है संगोष्ठी, यानी संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है और यह विधि तथ्यों के विश्लेषण और एकीकरण के लिए छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करती है और इसके चारों ओर यानी इसके विचारों के तथ्यों को स्पष्ट कर धारा प्रवाह रूप से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, तो उसे कहते हैं श्रुत लेख, है ना। यानी कि जो शिक्षण विधि शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है उसको हम कहते हैं श्रुत लेख। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। श्रुत लेख वह शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। श्रुत लेख का अर्थ सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है। इसमें इमला भी कहते हैं और इसे सुनकर लिखने की कुशलता का विकास होता है। श्रुत लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, यानी शिक्षार्थी कब निष्क्रिय रहते हैं? व्याख्यान विधि में, है ना। जब व्याख्यान की विधि में शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। विद्यार्थी शिक्षा विधि यानी कि व्याख्यान विधि शिक्षण से अधिक
उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है और यह शिक्षण की एक विधि है। यानी व्याख्यान विधि एक शिक्षण की बहुत अच्छी विधि है और व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक विधि विषय पर व्याख्यान देते हैं और इस विधि में शिक्षक एक सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है और इसमें आमतौर पर शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते। तो आयोग ने भी इसमें डी ही माना है, इसमें आयोग डी माना है, लेकिन आंसर इसमें जो दिया है वो है सी, आयोग ने इसको माना था। परिसंवाद एक प्रकार का है। परिसंवाद क्या है? तो एक प्रकार का प्रदर्शन विधि, यानी परिसंवाद एक प्रदर्शन का विधि है। परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्षण किसी समस्या के पक्षों को समझना होता है। परिसंवाद विचारों को आदान प्रदान और संप्रेषण शैली की एक परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभुभाजी हॉरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है जांच करना, है ना। हॉरिस्टिक यानी अनुभुभाजी या हॉरिस्टिक का अर्थ होता है जांच करना। अन्वेषण विधि को भी हॉरिस्टिक विधि कहते हैं और ये आप लोग देखते होंगे कि बीएड में ये क्वेश्चन आया भी था इस बार। इस विधि के अनुसार बच्चों को कम से कम बात बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने का बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल पर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहाँ? मतलब खेल पर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहाँ? तो कैल्डवेल कुक ने, यानी किसने कहा? तो कैल्डवेल कुक ने कहा खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण दक्षताओं और जीवन में कौशलों का पता लगा सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। हेनरी कैल्वर्ट कुक एक ब्रिटिश से थे जो अपनी पुस्तक द प्ले वे के लिए जाने जाते हैं। प्ले के सिद्धांत को जनक के रूप में जाना जाता है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और बच्चों का दिमाग खेल के अलावा कहीं और काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमण विधि विकसित करता है, यानी भ्रमण विधि विकसित प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी भ्रमण विधि द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का अपना विशेष महत्व है। कक्षा में छात्र केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे ब्रह्म जगत की यथार्थता की ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए ही आजकल भ्रमण को एक विशेष विधि के रूप में प्रमुख स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय वस्तु निर्धारित करता है शिक्षक की मनोवृत्ति, यानी विषय वस्तु शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। विषय वस्तु का निर्माण करते समय सामान्यतः शिक्षार्थी से संबंधित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति विषय वस्तु एक साधन के रूप में कार्य करता है। अंततः विषय वस्तु पाठ्यचर्या विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि अधिगमन विधि है, यदि आगमन विधि है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित विधि है आगमन विधि, यानी शिक्षार्थी के केंद्रित विधि से संबंधित है और यही मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा छात्र सक्रिय होकर सरल संप्रदायों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं और इसमें शिक्षार्थियों की जो केंद्र विधि है आयोग ने इसको निर्देश विधि माना है। पारंपरिक शिक्षण, यानी पारंपरिक शिक्षण किसे कहते हैं? पारंपरिक शिक्षण किसे कहते हैं? तो पारंपरिक शिक्षण खेल आधारित शिक्षण को पारंपरिक शिक्षण कहते हैं क्योंकि ये बच्चों में खेल कूद यानी कि खेल कर पढ़ना उनके अंदर बहुत ही अच्छी अवधारणा प्रकट करता है। किसने कहा था? किंडरगार्टन की अवधारणा है ये। यह पारंपरिक शिक्षण विधियाँ में खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों को एकीकृत करने के कई तरीके हैं। उद्देश्य जानने में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए कार्य करना आसान हो जाता है।
सामान्य से विशिष्ट उपागम, यानी सामान्य से विशिष्ट उपागम को निगमन निगमन कहते हैं। यानी निगमन सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। यह सार्वभौमिक या व्यक्तिगत किन्हीं आधार वाक्यों से उनकी अनिवार्य विशेषताओं को तर्क के आधार पर मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षण किसे कहते हैं? तो सत्तावादी को। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। अच्छा, वहीं अगर क्वेश्चन छात्र केंद्रित शिक्षण होता तो प्रजातंत्र होता, लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षक है तो यहाँ पे सत्तावादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप में पहला चरण है। माप में पहला चरण है, क्या मापना है इसका निर्णय। यानी माप में पहला चरण है कि मापना क्या है, इसका निर्णय स्मिथ स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। नामिक मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापन। इन श्रेणियों का प्रयोग शोध कार्यों में होता है। निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो यह है परीक्षण की। यानी किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्रों की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन के विकास की मात्रा का मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प परीक्षण यानी कि डी से गुंजाइश सबसे कम है। यानी कि किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो वो परीक्षण से सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो हम रचनात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्रों की प्रगति पर निगरानी करना। यानी कि छात्रों यानी रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना है। इसका मूल्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना है, जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलताओं और असफलताओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य दक्षता, प्रभावशीलता और अंत परियोजना या कार्यक्रम की सफलता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, ये सही क्रम है। परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। परीक्षण को शिक्षण कार्य का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी अवधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है। मूल्यांकन, इसका उद्देश्य मूल्य निर्णयन करना होता है। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की प्राप्ति पर छात्रों की उपलब्धियों को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना। मापन क्या है? मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है। आकलन का मतलब होता है एक संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। निम्नलिखित में से 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा। यानी निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह किसमें अधिक विश्वसनीय होगा? तो वह बहुविकल्पीय, यानी कि बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रकार की प्रश्नावली है जो कई उत्तर विकल्प प्रदान करती है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न मूल्यांकन का एक रूप है, जिसमें उत्तरदाताओं को सूची के रूप में पेश किए गए विकल्पों में केवल सही उत्तर चुनने को लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 21वां क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ निश्चित करना कठिन है? तो वह है असंरचित निबंध। यानी कि असंरचित निबंध वाले प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं। सामान्यतः उदाहरणों में ऐसे प्रश्न शामिल हैं। आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे? आपका आदर्श काम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग मूलतः मापने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टिव तकनीक का जो मापन है वो मूल्यांकन हम व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्टिव प्रशिक्षण
व्यक्तित्व मूल्यांकन के तरीके में है। और इनमें से परीक्षण यानी परीक्षण उत्तेजनाओं और निर्देशों में कुछ हद तक अस्पष्टता विषयों के लिए उनकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषताओं के संदर्भ में उनकी प्रक्रियाओं को संचारित करने की अवसर पैदा करती है। और योगात्मक 23वां क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन मूलतः प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो कार्यक्रम के अंत में। योगात्मक मूल्यांकन, जिसे प्राय सीखने के आकलन के रूप में जाना जाता है, सत्र के अंत में उसका आकलन करके छात्र के सीखने के स्तर को मापने, वर्गीकृत करने, प्रमाणित करने और रिपोर्ट के लिए संदर्भित करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या है? तो निर्णयक प्रमाणित करना, यानी आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है निर्णय प्रमाणित करना। निर्णय यानी कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कार्य की एक विशेष इकाई के अंत में प्रस्तुत विषय वस्तु की छात्रों की समझ को मापना है। और यह अक्सर विषय के आधार पर ग्रेड या प्रतिशत के साथ मापा जाता है, इसलिए इसे सांत्रांत परीक्षा, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन निर्णय प्रामाणिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारांशित मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशंस के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो आंसर है परीक्षण। तो सांसरित मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का है, यानी कि इन दोनों को एक ही कहा जाता है, जो सीखने की अवधि या कार्यक्रम के अंत में होता है। सारांशित मूल्यांकन के परीक्षण उपकरण का अक्सर प्रयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन के डेटा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो वह है सर्वेक्षण, परीक्षण या मूल्यांकन, वित्तीय संकेतक और फोकस समूह या साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है। तो आवृत्तियां हैं। एक वर्ग कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस वर्ग कक्षा अंतराल की आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो है आवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। अधिकतम यानी कि दिए गए डेटा में डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को रेंज कहा जाता है। परिसर इकाई या रेंज कहा जाता है। परिसर रेंज इज इक्वल टू डेटा का अधिकतम मूल्य माइनस डेटा का न्यूनतम मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या होता है? तो वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में नहीं मापा जाता। तो निबंध के प्रकार प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिक्रिया संग्रह तकनीकों की विविधताओं में से एक है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग अधिगमन परिणामों को मापने के लिए किया जाता है, जैसे सरल के बजाय जटिल, समझ और चिंतन की आवश्यकता। निबंध प्रकार के प्रश्नों में लाभ क्या है? जटिल सीखने के परिणामों को मापना जिन्हें अन्य प्रकार के परिणामों में नहीं मापा जा सकता। चिंतन और समस्या को हल करने के कौशल एवं एकीकरण और अनुप्रयोग करना। शिक्षार्थी के लेखन कौशल का मूल्यांकन, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो वह है MCQ। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम MCQ है और यह बहुविकल्पी कहते हैं। आमतौर पर सबसे व्यापक रूप में लागू होने के अलावा सबसे उपयोगी प्रयोग के वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में माना जाता है। इसका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स नतीजे, ज्ञान, समझ, निर्णय और समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक और चिकित्सीय स्नातकों के ज्ञान और समझ के निर्णय के आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमेशा नैदानिक क्षमता के आकलन में एक घटक के रूप में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन है? तो वह है अल्फ्रेड
बिनेट। आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक अल्फ्रेड बिनेट हैं। अल्फ्रेड बिनेट द्वारा प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण का वर्ष 1904 में विकसित किया गया था और इस इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में एक थे और उन्होंने विकलांगता और मानसिक मंदता वाले बच्चों को अलग करने के उद्देश्य में क्लासिकल श्रृंखला तैयार किया और इसका परीक्षण इस आधार पर आधारित है कि बच्चों की बुद्धि उम्र के साथ विकसित होती है। तो हम देख रहे हैं कि हम 31 क्वेश्चन पे आ गए, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। गोवा को अल्बुकर्क, देखिए 30 क्वेश्चन तो उससे था, 30 क्वेश्चन किससे था, टीचिंग एप्टीट्यूड से। अब हम आ गए हैं जीएस पे, तो हमारा जीएस भी इसमें है, तो हमें जीएस को भी ध्यान में देना है। मैंने बोला ना सुबह, इससे पहले भी मैंने बोला कि 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया? तो वह था बीजापुर का। यानी कि वर्ष 1509 में अल्फांसो अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में डोम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया था। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। उसने बीजापुर सल्तनत के शासनकाल आदिल को युद्ध में हराकर उसने गोवा को जीत लिया था। इसने भारत में लागू ब्लू वाटर नीति को समाप्त कर दिया था। बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाराचुक्की कर्नाटक में स्थित है। बाराचुक्की जलप्रपात कर्नाटक राज्य में मटिया जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध शिवाना समुद्र जलप्रपात का एक हिस्सा है जो कि कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय पर्यटक केंद्रों में से एक है। बाराचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह लगभग 69 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विदेशी कंपनी के स्वामित्व एवं एटीएम जो है ये हो सकता है, या फिर बैंकों द्वारा आउटस्टैंडिंग की एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रयोजक बैंकों के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किसका विरोध कर सरकार को विरोध किया था? तो चौकीदारी। यानी नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा चौकीदार कर का विरोध कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। चौकीदार कर के खिलाफ अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह कर गांव के चौकीदारों की सेवा कर लेने के लिए गांव के लोगों पर चलाया जाता था, जो कि भारतीय गांव में पुलिस व्यवस्था की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य में दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटर धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उस भगवान कृष्ण और माँ कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित उत्सव है जो मामा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए कृष्ण और बलराम के मथुरा आवागमन का प्रतीक है। भारत के केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग द्वारा 2014 में राष्ट्रीय उत्सव को दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है और वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत को ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली पराबैंगनी किरणों से अवशोषित करता है और पृथ्वी पे जीवन की रक्षा करता है। तापमान मंडल मौसमी घटनाओं जैसे अधिक तूफान और बादल मुक्त होते हैं, अतः वायुयान उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त वायुमंडल परत है। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवश्यक आधात्विक खनिज है? यानी कि इनमें से कौन आधात्विक खनिज है? तो लोहा, कोयला, क्ले यानी मृतिका और सीमेंट आधात्विक।
अधात्विक खनिज उन खनिजों को कहते हैं जिनमें घटक के रूप में कोई भी धात्विक यौगिक मौजूद नहीं होता। उन प्रयोग विभिन्न उद्योगों में कास्टिंग और इंसुलेशन सामग्री बनने के लिए किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक तथा सीमेंट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण तलछटी चट्टानों से होता है, जो विभिन्न प्रकार के चट्टानी करोड़ों खनिजों और जीवों के अवशेषों के एकीकरण से बनता है। कोयला, सिलिका, क्ले, सीमेंट, जिप्सम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, अभ्रक आवश्यक अधात्विक खनिज है। इस क्वेश्चन में भारत में आदर्श रूप में से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होता है? तो 33%। वन आवरण विशेष रूप से भूमि के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसे वन पारिस्थितिक तंत्र के रूप में शामिल किया जाता है। वन पारिस्थितिक तंत्र को 10 से 30% के न्यूनतम वितान घनत्व और 0 से 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत लगभग 33% होना चाहिए। हालांकि यह वर्तमान में देश की केवल 24.62% भूमि को कवर करता है और तेजी से संकुचन हो रहा है। इस क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस से जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक क्या बनाती है? तो ये बनाती है खाद्य श्रृंखला, यानी खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल बनाती है। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस से जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की वृद्धि संख्या को खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र दूसरे संयोजन का श्रृंखला का नेटवर्क होता है और इसमें एक या एक ही जंतु के कई खाद्य श्रृंखलाएं सदस्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पौधा अनेक कार्रवाई जीवों का भोजन हो सकता है, जैसे कि घास, खरगोश, टिड्डा, बकरी सभी निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत करने के बड़े स्रोत है? तो वह है तेल, यानी खनिज तेल पेट्रोलियम विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा खपत का लगभग 39% हिस्सा खनिज तेल पेट्रोलियम के से प्राप्त होता है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में का तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा उसके बाद चीन दूसरे स्थान पे। तो संसाधन और खपत के प्रतिशत देखें तो खनिज 39%, कोयला 28%, गैस 22% और पनबिजली 6%, परमाणु ऊर्जा 4.4% और वायु ऊर्जा 0.22% और बायोमास भूतापीय ऊर्जा 0.4%। परिवार के सदस्यों की औसतन आयु 75 वर्ष है, यानी परिवार के सदस्यों की औसतन आयु कितनी है? 75 वर्ष। लेकिन उनमें 6 की औसतन आयु 74 वर्ष। 6 महीने हैं। परिवार के 7वें सदस्य की औसतन आयु क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है और इसमें आंसर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 7 सदस्यों की औसतन आयु है 75 वर्ष और 6 सदस्य हैं 74 वर्ष, यानी 6 महीने। तो ये इसका पूरा 74.5 वर्ष। अब इसमें 7 सदस्यों की कुल संख्या 75 × 7 कर दिया है, तो आंसर अब आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें मल्टीप्लाई करने पर 525 आया। 6 सदस्यों की कुल संख्या 6 × इतना करने के बाद 44, 7 आया। अब परिवार के 7वें सदस्य की आयु, अब इन दोनों को क्या किया गया है? इन दोनों को माइनस करने के बाद 78 आ गया है। बस सिंपल है। आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है, तो साधारण ब्याज की गणना करें। नहीं, साधारण ब्याज गणना बताना है। तो 50,000 है मूलधन और समय 4 वर्ष, दर कितना है? 2% है। ठीक, 2%। अब P/R का जो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हो, आप लगा सकते हो। P क्या है? मूलधन 50,000 इंटू समय कितना है? 4 वर्ष और टाइम, यानी जो दर है वो 2% है। अब यहाँ पे दर बीच में रहेगा और फिर उसके बाद ये, वैसे आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये 50,000 और इसको ऐड करने के बाद, गुणा करने के बाद, अब इसमें गुणा करोगे तो ये 4,000 आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दे रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 0.7 से अवशिष्ट अंश को बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है, सब जबकि उसका छोटा गुणनफल 144। यदि संख्या 116 संख्या 16 में दूसरी संख्या का ज्ञात करो। तो आप इसको ज्ञात करने पर एलसीएम आप लगाओगे तो आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, बहुत ही हार्ड नहीं है। मुझे लगता है 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ से रिलेटेड है। ये इमारत के कोड की बात कर रहा है। ओडोमीटर माइलेज के लिए जैसा कि कंपास के लिए है, तो दिशा की बात कर रहा है। मीटर पूछ रहा है मापने का। चार संख्याओं की दी गई इनमें से 3 किस तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, असंगत चयन करिए। इसका आप बता सकते हो, इसमें संगत बताना है। इस श्रृंखला को आप देख के इसमें बताओ कौन सा है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो आप कर सकते हो इसको। तो ये सारे 50 क्वेश्चन थे। मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।